हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान को सताने लगा भारत के हमले का डर। आखिर क्यों दोस्तों, और क्या है सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान भारत की तरफ से हमले को लेकर थर थर कांप रहा है। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जंग की आग अभी और भड़केगी। हमास इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब में जुटे इस्लामिक देश ईरान ने दिया बहुत बड़ा संकेत। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन की होगी मुलाकात। दोनों के बीच होगी पहली बार बैठक। जी हां दोस्तों, आखिर क्या देना चाहते हैं ये पूरी दुनिया को मैसेज, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कभी सोचा नहीं था इतना नीचे गिर जाएगी कांग्रेस, जिन्ना के सपने को कर रही है पूरा। जी हां, अब क्यों भड़के ये कहते हुए हेमंत बिस्व शर्मा। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। चलते हैं दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आखिर पाकिस्तान को क्यों सता रहा है भारत के हमले का डर। बता दें, भारत में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। मोदी सरकार घरेलू स्तर पर विरोधियों से चुनावी लड़ाई जीतने की रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन दिल्ली से सैकड़ों मील दूर बैठे पाकिस्तान के हुक्मरानों के मन में यह आशंका बैठी है कि कहीं फिर से भारत उन पर 2019 की तरह कोई कार्रवाई ना कर दे। हालांकि उनके उस डर का कोई आधार नहीं है, फिर भी वो अपने यहाँ दहशतगर्दों की बेलगाम कार्रवाई से सख्त में और ये मानते हैं कि किसी दिन किसी आतंकवादी संगठन द्वारा भारत के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ तो भारत की गाज पूरे पाकिस्तान पर गिर सकती है। इसीलिए वहां के लेखक और एक्सपर्ट पाकिस्तान के मियांवाली वायुसेना बेस पर कुछ दिन पहले हुए हमले को, जिसमें पाकिस्तान के 17 सैनिक मारे गए, रॉ और टीटीपी की कार्रवाई बता रहे हैं। 10 नवंबर को लाहौर से प्रकाशित अखबार पाकिस्तान टुडे लिखता है कि भारत की रॉ और तहरीके तालिबान की भागीदारी की कई मौके पर पुष्टि की गई है। भारत हमेशा से पाकिस्तान को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाता रहा है और लगातार अस्थिर करने वाली गतिविधियां चलाता है। बलूचिस्तान में उग्रवादी समूहों के लिए भारत का हस्तक्षेप और समर्थन जगजाहिर है। जौहर टाउन बम विस्फोट में रॉ की संलिप्तता स्थापित हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि भारत पाकिस्तान पर सीधा हमला भी कर सकता है। जी हां दोस्तों, लेख में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपनी घोषणाओं के अनुरूप 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर 2019 में पाकिस्तान में एक लक्ष्य पर बमबारी करने के लिए हवाई हमले का इस्तेमाल किया। कहीं फिर एक बार भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, ये बहुत बड़ा डर दोस्तों पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को सता रही और पाकिस्तान की सरकार थरथराने लगी है। जी हां, उनको पता है कि अब लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आए दिन दोस्तों भारतीय जवान में से कोई एक शहीद हो जा रहा है और पाकिस्तान को अब पता है कि अगर ओवर होते ही भारत एक सैनिक का बदला पूरे पाकिस्तान से ले ही लेगा। ऐसे में अभी से ही थर थर कांपने लगी है पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या जंग की आग और अभी भड़केगी। हमास इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब में जुटे इस्लामिक देश ईरान ने दिया लेकिन बड़ा संदेश। बता दे, इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 महीने से जारी जंग के बीच सऊदी अरब में मुस्लिम देशों का जमावड़ा लगा हुआ है। सऊदी अरब की मांग पर बुलाए गए OIC और अरब लीग की आपातकालीन बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता रियाद पहुंचने लगे हैं। दरअसल शनिवार को सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की बैठक होनी है। इस बैठक में मुस्लिम देशों के लीडर इजराइल की ओर से गाजा में जारी कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब ने यह बैठक गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालने के लिए बुलाई है। शुक्रवार देर रात सऊदी अरब विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शनिवार को रियाद में जो 2 आपातकालीन बैठकें होनी थी उससे संयुक्त रूप से एक साथ ही आयोजित की जाएंगी। बयान में आगे कहा गया है कि संयुक्त बैठक फलस्तीन क्षेत्र गाजा पट्टी की स्थितियों को ध्यान में रखकर बुलाई गई है, क्योंकि सदस्य देशों को वर्तमान स्थिति में इस बैठक की आवश्यकता महसूस होती है। बयान में यह भी कहा गया है कि सऊदी किंग ने यह बैठक अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ सलाह मशविरा के बाद बुलाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रहे इस बैठक को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या इस बैठक में गाजा और इजराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि बातचीत के बजाय अब इस संघर्ष को लेकर कार्रवाई करने का समय
आ गया है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां पर सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो रहे हैं इजराइल हमास युद्ध के बीच, तो वहीं यूएई बिगाड़ने वाला है इनका बड़ा खेल। एकजुट होने से कर दिया यूएई ने इनकार। क्या रही वजह बता दें। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक देशों से इजराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आह्वान किया है। बता दें कि यूएई सरकार की नीति से परिचित सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि यूएई अपने हितों को देखते हुए इजरायली अभियान को नजरअंदाज कर रहा है। उल्लेखनीय है कि यूएई 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता वाले अब्राहम समझौते के तहत 30 सालों के लिए इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला सबसे प्रमुख अरब राष्ट्र बन गया है। और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि यूएई ने इन मुस्लिम देशों के साथ एकजुट होने से इनकार कर दिया है। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दिवाली की दी शुभकामनाएं, खुद को बताया धार्मिक हिंदू। बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शनिवार यानी 11 नवंबर को आशा भरे भविष्य के संदेश के साथ दिवाली मना रहे ब्रिटेन और दुनिया भर में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने सिख समुदाय को बंदी छोड़ दिवस की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रोशनी का यह त्योहार चीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मेरा मानना है कि दिवाली एक उज्जवल कल के प्रयास का मार्मिक प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पहले एशियाई प्रधानमंत्री और एक धार्मिक हिंदू के तौर पर उन्हें उम्मीद है कि दिवाली यूनाइटेड किंगडम में जाति और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इससे पहले भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने सभी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि दिवाली परिवार, दोस्तों और मौज मस्ती के लिए है, इसीलिए हम इन सभी को ऑफिस में एक साथ ले आए। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी ऋषि सुनक जी को हैप्पी दिवाली जरूर कहिएगा कमेंट के माध्यम से। इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क में मेयर ने पहली बार छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। जी हाँ, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में मेयर कार्यालय ने बताया है कि पहली बार स्कूलों में दिवाली को लेकर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने कहा कि इस साल दिवाली बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मेयर एरिक एडम्स ने दिवाली के बाद न्यूयॉर्क शहर के स्कूल में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दिया। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों बताइएगा जरूर। और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मालदीव में फंसे 8 भारतीय मछुआरों की वतन वापसी शेष 4 के लिए उच्चायोग के प्रयास अभी भी जारी। जी हां, मालदीव में फंसे तमिलनाडु के 12 मछुआरों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय उच्चायोग ने तेजी से कदम उठाया है। उच्चायोग ने उन 8 लोगों को स्वदेश भेजने की सुविधा प्रदान की है जिन्होंने तुरंत भारत लौटने की इच्छा जताई थी। उच्चायोग ने मछुआरों की स्थिति को देखते ही तत्काल कार्रवाई की और मामले का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए मालदीव के अधिकारियों के साथ सक्रियता से संपर्क किया। भारतीय उच्चायोग के राजनयिक प्रयासों ने मछुआरों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। माले में भारतीय उच्चायोग ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि मालदीव में 12 भारतीय मछुआरों के बारे में ताजा जानकारी। उच्चायोग ने आज उन 8 मछुआरों को स्वदेश भेजने की सुविधा प्रदान की जिन्होंने तुरंत भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। साथ ही मामले के त्वरित समाधान के लिए मालदीव के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पीओके में महंगाई के खिलाफ भारी प्रदर्शन, लोग नदी नालों में बहा और जला रहे हैं बिजली का बिल। जी हाँ दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में महंगाई और बिजली बिलों अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ लोगों का आक्रोश प्रदर्शनों में बदलता जा रहा है। लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और बिजली बिल में की गई वृद्धि के विरोध में अपने बिल को नदी नालों में बहा और जला रहे हैं। पीओके निवासियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार कोई राहत या रियायत दिए बिना क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है और उन पर भारी टैक्स थोपती है। हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निवासियों ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। निवासियों ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार उन पर भारी टैक्स थोपती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई राहत या रियायत दिए बिना क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने अपने लोगों पर शासन करने की क्षमता होने का दावा करते हुए पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों को वापस बुलाने का आह्वान किया। ऐसे में दोस्तों यूं ही नहीं, पीओके की जनता भारत के साथ मिलने की बात कहती है, आर पार जोड़ने की बात कहती है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की नीतियों से पीओके की जनता पूरे तरीके से तंग परेशान फेडअप हो चुकी है और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और पीओके की जनता को यह बात भी बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के साथ उनका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनके बच्चों का कोई फ्यूचर है। अब ऐसे में पीओके की जनता लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ
आप उतर चुकी है दोस्तों। अब इस पर आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। लेकिन एक और खबर पाकिस्तान से जुड़ी आपको बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 78 ट्रिलियन रुपए हो चुका है उसका विदेशी कर्ज। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान ने बेशक भीख मांग कर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा लिया हो, लेकिन उसका कुल कर्ज और देनदारियां पिछले वर्ष से 26% यानी कि 26% की अस्थिर दर के साथ बढ़ी है। ये अब 78 ट्रिलियन रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों ये कर्ज इतना ज्यादा है कि अगर इसे रीस्ट्रक्चर नहीं किया गया तो लंबे समय तक मैनेज नहीं किया जा सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP ने बताया है कि पिछले साल की तुलना में सितंबर के अंत तक देश का कर्ज और देनदारियां 16 ट्रिलियन रुपए बढ़ा है। कर्ज के बढ़ने के कई कारण है, जिनमें टारगेट से कम का टैक्स कलेक्शन, तेजी से गिरती पाकिस्तानी रुपए की कीमत, उच्च ब्याज दरें, बढ़ा हुआ खर्च और सरकारी कंपनियों का घाटा या फिर उनका कुप्रबंधन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान की अब रीढ़ की हड्डी वाकई में टूट चुकी है दोस्तों। या तो पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी का इलाज करवाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए बेहोशी की नींद सो जाएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां LCA Mark 1A की ताकत देख दहल जाएगा पाकिस्तान। वेस्टर्न सेक्टर में होगी तैनाती। बता दें MiG-21 लड़ाकू विमानों की पूरी तरह विदाई साल 2025 तक हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की ओर से इन लड़ाकू विमानों को हटाए जाने और इनकी जगह हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। LCA Mark 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हुए हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से LCA Mark 1A को वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये लड़ाकू विमान चुनौती बनेगा। पश्चिमी क्षेत्र में 2 हवाई अड्डे जहां से पहले MiG-21 उड़ान भरते थे, उसे अब LCA Mk1 और Mk1A के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना को बेस्ट ऑफ लक जरूर कहिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिल सकते हैं जो बाइडन। कितनी उपयोगी होगी इनकी मुलाकात, बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बुधवार 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान चीन के नेता शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। उनकी बैठक का बहुत महत्व है क्योंकि दोनों नेता 2022 में G20 के बाद से बिल्कुल भी नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले और वर्तमान वैश्विक संघर्षों विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के संबंध में उनके बीच सहमति की कमी है। बाइडन के शी जिनपिंग के साथ रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। G20 की बैठक में बाइडन ने शी जिनपिंग से ताइवान पर चीन की स्थिति यानी स्वशासित द्वीप के प्रति चीन की सैन्य कार्रवाई से अमेरिका चिंतित है। साथ ही यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और अमेरिका चीन व्यापार संबंध के बारे में बात की। इस बार भी बातचीत में इन सभी मुद्दों के एजेंडे में रहने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है अमेरिका किस प्रकार का देश है दोस्तों जो चीन के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी दिखाने की भी बात करता है और कहीं ना कहीं वहीं अगर मिलने का मौका मिल जाए जिनपिंग से तब भी अमेरिका पीछे नहीं हटता। इस पर आपकी राय तो बनती ही है। क्या आप भी डबल स्टैंडर्ड कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान सरकार का अब एक और बड़ा फैसला, वैध अफगान निवासियों को निर्वासित करने के फैसले पर 31 दिसंबर तक रोक। जी हां, पाकिस्तान सरकार ने वैध अफगान शरणार्थी निवासियों को वापस भेजने के अपने फैसले पर शनिवार को 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी, जिनके कानूनी निवास दस्तावेज इस साल समाप्त हो गए थे। एक अधिकारी ने यह घोषणा की। देश के बलूचिस्तान प्रांत के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अचकजई ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने उन अफगानों को भी उनके देश वापस भेजने का फैसला किया है जो अपने दस्तावेजों की अवधि समाप्त होने के बाद वर्षों से पाकिस्तान में कानूनी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसे 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि उन अफगान शरणार्थियों को भी निर्वासित किया जा सके जिनके पंजीकरण का प्रमाण या POR कार्ड इस साल समाप्त हो गए हैं। सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे अवैध अफगान शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने कहा था कि इस समय सीमा के बाद उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो सकती है इमरान खान की पत्नी, सबूतों की जांच कर रहा जवाबदेही ब्यूरो। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी कथित भ्रष्टाचार के मामले में निकट भविष्य में गंभीर संकट में फंस सकती है, जिसमें जेल जाना भी शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो बुशरा बीवी को कथित तौर पर मिले कुछ वित्तीय लेन देन से जुड़े कुछ सबूतों की जांच कर रहा है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को कुछ नए सबूत मिले हैं
जिनकी अगर पुष्टि हो जाती है, प्रूव्ड हो जाते हैं, तो बीवी का दर्जा गवाह से आरोपी में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि NAB के आरोपी बनने के अलावा बीवी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एक और खबर की बात करें जहां पर फौजी जनरलों को भारतीयों से संपत्ति खरीदने की इजाजत, तो फिर आम लोग क्यों नहीं कर सकते दोस्ती। पाकिस्तानी सेना की खुली पोल तो अपनों ने ही घेरा। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार और सेना के लोग किस तरह का दोहरा रवैया अपनाते हैं, इसकी पोल पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने खोल डाली। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर ने पाकिस्तानी फौज के अफसरों और आम लोगों को कानूनों में अलग अलग छूट दिए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सेना आम लोगों को भारत के खिलाफ उकसाती रहती है, जबकि खुद के अफसरों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की भी इजाजत है। पाकिस्तान के सबसे सीनियर पत्रकारों में शुमार हामिद मीर ने अपने ट्वीट में द जनरल प्रॉब्लम्स कहते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी जनरलों को लंदन में भारतीयों से संपत्ति खरीदने की इजाजत है। न इसमें किसी को कोई शक है और न ही उन पर कोई आरोप लगता है। किसी की कोई जांच भी नहीं होती है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीयों से मेल जोल बढ़ाने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वे दुश्मन को बड़े राज बता सकते हैं। हामिद मीर ने तंज कसते हुए लिखा है कि आम नागरिक ही सबसे ज्यादा फसाद फैलाते हैं और सेना के लोग भोले हैं। मीर ने सेना और सत्ता में बैठे पाकिस्तानी लोगों के भारत विरोधी रुख का भी मजाक उड़ाया है। सेना की पोल खोलते हुए मीर ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों उन पर भारतीयों से प्रॉपर्टी के लेन देन के बावजूद कोई सवाल नहीं है, जबकि आम लोगों से सोशल मीडिया कमेंट के लिए भी सवाल हो जाता है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां हमास के कंट्रोल रूम तक पहुंचे इजरायली सैनिक, लड़ाकों के लिए बजा मौत का सायरन। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आपको हम बता रहे हैं इजरायल हमास युद्ध को लेकर, जहां गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जंग दिन पर दिन गंभीर रूप लेती जा रही है। इजरायल की सेना अब गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर चुकी है। इसी के साथ हमास के लड़ाकों के लिए किसी मौत के सायरन से कम नहीं है। इजरायली सेना शिफा अस्पताल को हमास का मुख्य कमान चौकी मानती है। उसका कहना है कि हमास के लड़ाके अस्पताल के नागरिकों का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और नीचे में बंकर बनाए गए थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि वहां के आखिरी जनरेटर का ईंधन खत्म होने के बाद से एक शिशु समेत 5 मरीजों की मौत हो गई है। शिशु का जन्म समय से पहले हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए लगे उपकरण बंद हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें अगली खबर, जहां शर्मनाक हार के साथ भारत से होगी पाकिस्तान टीम की विदाई। अंग्रेजों ने भी बाबर ब्रिगेड को रौंदा। जी हां, भारत की मेजबानी में खेले जा रहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान शर्मनाक हार के साथ बाहर हुआ है। उसने अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार यानी 11 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला। इस मैच में इंग्लैंड ने बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को 93 रनों से रौंद दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड टीम ने पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर काबिज रहते हुए अपना सफर खत्म किया। इसके साथ ही उसने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बता दें कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में होगा, जिसमें वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट्स टेबल की टॉप 7 टीमों को जगह मिलेगी। जी हाँ, मेजबान होने के नाते पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डायरेक्ट एंट्री मिली है, मगर इस टीम को इस बार वर्ल्ड कप में काफी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी टीम के विदाई के लिए आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां नवाज शरीफ की बल्ले बल्ले अदालत ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति लौटाने का दिया आदेश। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने टेम्परेरी राहत देते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में 2020 में जब्त की गई उनकी सभी चल अचल संपत्ति लौटाने का आदेश दिया। समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने शुक्रवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को 4.5 साल के स्वयं निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश बशीर को सूचित किया गया चूंकि शरीफ ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए जारी वारंट को रद्द कर दिया गया है, इसीलिए उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश को वापस लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां कभी नहीं सोचा था इतना नीचे गिर जाएगी कांग्रेस। जी हां, जिन्ना के सपने को पूरा कर रही है ये बता दें। अब क्यों भड़के हिमंत बिश्व शर्मा ये कहते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और दावा किया कि पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के सपने को पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्मा ने नाम लिए बगैर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए
आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गांधी उपनाम लगा रखा है उन्होंने जिन्ना की नीतियों को पुनर्जीवित किया है। गुरुवार को जारी कांग्रेस के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वो नौकरियों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस एक धर्म के वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश में इतना नीचे गिर जाएगी। धर्म विशिष्ट घोषणा पत्र लाकर कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के सपने को पूरा कर रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र की एक तस्वीर साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि सभी भारतीयों को कांग्रेस से सवाल करना चाहिए कि क्या जितनी आबादी उतना हक का नारा मुसलमानों के लिए अवैध आरक्षण वापस लाने के वास्ते एक ढकोसला है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पर बहुत बड़ी खबर, अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर खबर। 22,23,000 दिए जलाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। ड्रोन से गणना के बाद गिनीज बुक टीम ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, 22,23,000 दियों से जगमगाई राम जी की नगरी। छोटी दिवाली पर अयोध्या में टूटे सारे रिकॉर्ड बता दें। राम नगरी ने अनवरत 7वीं बार अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया। राम की पैड़ी पर एक साथ 22,23,000 दीपों के आलोकित होने के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। ड्रोन से गणना के बाद गिनीज बुक की टीम ने इस वैश्विक उपलब्धि की घोषणा की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ 52 देशों के राजदूत इस अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बने। वर्ष 2022 में 15,76,000 दीपों का प्रज्वलन कर बना विश्व रिकॉर्ड इस बार 6,47,000 अधिक संख्या के साथ टूटा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से एग्जीक्यूटर स्वप्निल दंगारीकर व कंसल्टेंट निश्चल बरोट ने मंच से नए कीर्तिमान की घोषणा करने के साथ इसका प्रमाण पत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपा। इस दौरान राम जी की पैड़ी पर 10,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। जी हाँ, कौन से साल में कितने दिए जले हैं दोस्तों वो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आपको देख पा रहे होंगे। लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए थैंक यू योगी जी और साथ ही साथ जय श्री राम।